प्रणब मुखर्जी उन दिनों वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक रोज आधी रात प्रणब दा के घर की घंटी बजी और उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की कपकपाती आवाज थी। हसीना मदद मांग रही थी। संकट की स्थिति में राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर शेख हसीना का पहला कॉल पीएम ऑफिस जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रणब दा बंगाल से आते थे और उनकी हसीना से पुरानी जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने सीधे प्रणब दा को कॉल किया। प्रणब समझ गए कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है। ये बात साल 2009 की है। अब 2024 आ चुका है। बांग्लादेश में माहौल एक बार फिर चिंताजनक बन गए हैं। पहले आरक्षण के मसले पर शुरू हुए प्रदर्शन ने विद्रोह की शक्ल ली। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के घर पर कब्जा कर लिया और अंत में उन्हें देश छोड़ना पड़ा। मुसीबत की इस घड़ी में शेख हसीना एक बार फिर हिंदुस्तान की शरण में है। बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, इसकी कवरेज आप लगातार ललन टॉप में देख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं इतिहास की तरफ। जब हमने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब कहना चाहिए, शेख हसीना हिंदुस्तान की शरण में है, तो वो इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के वक्त की बात थी। हो सकता है जब आप ये एपिसोड देख रही हों वो हिंदुस्तान में न हो। हाल में पेंगुइन इंडिया की तरफ से प्रकाशित हुई किताब इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री में डॉक्टर अविनाश पालीवाल साल 2009 में हुआ एक घटनाक्रम बताते हैं जब भारत की फौज ने बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर ली थी। क्या हुआ था 2009 में, सेना की ज़रूरत क्यों पड़ गई और कैसे 2009 में भारत ने शेख हसीना की मदद की, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इस पूरे प्रकरण में क्या रोल था, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। 26 फरवरी 2009 की तारीख थी और शाम के 5 बजे थे। मेजर कमलदीप सिंह सिंधु दिन का काम निपटा ही रहे थे कि तब एक इमरजेंसी कोड एक्टिवेट हुआ। ऑर्डर था कि पैराट्रूपर्स की एक पूरी बटालियन के बराबर एक स्ट्राइक फोर्स को तैयार किया जाए। ऐसा ही एक इमरजेंसी कोड पिछली रात भी मिला था, लेकिन आखिरी समय में उसे वापस ले लिया गया था। इस बार हालांकि ऑर्डर आने के कुछ ही घंटों के भीतर 5 इल्यूशन IL-76 और एंटोनोव AN-32 कार्गो विमान लैंड करते हैं और 2.5 घंटे के भीतर मेजर संधू ने खुद को कलईकुंडा में पाया। कलईकुंडा पश्चिम बंगाल में स्थित एयरफोर्स स्टेशन है, जिसे खास तौर पर बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और आसपास के इलाकों में तैनाती के लिए और नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है IAF द्वारा। कलईकुंडा एयरफोर्स बेस पर उस रोज लगभग 1000 भारतीय पैराट्रूपर्स ला लिए गए थे। सैन्य तैयारी शुरू हो चुकी थी और ऐसा ही कुछ माहौल जोरहाट और अगरतला में भी था, यानी बांग्लादेश को पूरी तरह से घेरने की तैयारी थी। क्यों हो रहा था ये सब? ये सारी तैयारी बांग्लादेश में एक ऑपरेशन को लेकर हो रही थी। बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स बांग्लादेश राइफल्स या BDR ने विद्रोह कर दिया था। BDR बांग्लादेश में बॉर्डर की रखवाली किया करती थी, ठीक उसी तरह जैसे हिंदुस्तान में BSF है। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी एक समारोह से। शेख हसीना नई नई प्रधानमंत्री चुनी गई। फरवरी के महीने में उन्होंने BDR वीक नाम के साप्ताहिक समारोह का उद्घाटन कर दिया और अगले ही रोज समारोह में हंगामा खड़ा हुआ। दरअसल BDR के कुछ जवानों की शिकायत थी कि उच्च अधिकारी उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। बढ़ते बढ़ते मामला इतना आगे पहुंच गया था तब के जवानों ने डायरेक्टर जनरल और बाकी उच्च अधिकारियों को हॉस्टेज बना लिया था। जैसे ही हॉस्टेज क्राइसिस की खबर आई, सेना हरकत में आई बांग्लादेश की और BDR हेडक्वार्टर जो बिलखाना में है उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। मामला यहीं नहीं रुका। देखते देखते पूरे बांग्लादेश से हिंसा और आगजनी की खबरें आने लगी। कई उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी गई, यहाँ तक कि BDR के डायरेक्टर जनरल और उनकी पत्नी को भी कत्ल कर दिया गया। मामला बढ़ता देख शेख हसीना ने हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगाई। अविनाश पालीवाल अपने किताब में लिखते हैं, हसीना को आर्मी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को कॉल मिलाकर मदद मांगी। विदेश सचिव शिवशंकर मेनन तुरंत एक्टिव हुए और फिर उसी समय उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को हसीना के पक्ष में लामबंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। किताब के अनुसार भारत ने आर्मी भेजने का इरादा कर लिया था। 3 एयरफोर्स स्टेशंस में तैयारी हो गई थी, पैराट्रूपर्स रेडी कर लिए गए थे। शेख हसीना को बाहर निकालने का प्लान तैयार हो गया था कि कैसे इवैक्यूएट करना है। ये प्लान क्या था? हालांकि वो जानने से पहले हमें इस खेल के एक और खिलाड़ी के बारे में जानना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2004 चिटगांव के पोर्ट पर हथियारों से भरे 10 ट्रक पकड़ लिए गए। ये सब हथियार हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय उग्रवादियों के लिए लाए जा रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन की देखरेख करने वाले शख्स का नाम था परेश बरुआ। बरुआ उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा आई का मुखिया था। आई फॉर इंडिपेंडेंट
इसे ढाका के एक सेफ हाउस में शरण भी मिली हुई थी। हथियारों की इस डील में हालांकि एक और शख्स का नाम आया था, सलाहुद्दीन कादर चौधरी। ये कौन? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP से जुड़े बांग्लादेश के सांसद, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के खासम खास थे और 1971 से ही इनका पलड़ा पाकिस्तान और ISI की तरफ झुका हुआ था। ये बात जानते थे लोग। 2004 में हथियारों का असाइनमेंट जिन ट्रकों में पकड़ा गया, उनके मालिक सलाहुद्दीन कादर चौधरी ही थे। ढाका में भारत के राजदूत रह चुके पिनाक रंजन चक्रवर्ती के अनुसार भारत में उग्रवाद फैलाने में चौधरी और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का बहुत बड़ा रोल था। जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं कि खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान की पत्नी हैं और इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जबकि शेख हसीना की पार्टी का नाम आवामी लीग है। दोनों का रिश्ता सांप और नेवले का है। हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो खालिदा जिया को भारत विरोधी माना जाता है। खालिदा जिया 1991 से 2006 के बीच 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही। साल 2001 में खालिदा जिया सत्ता में आई और बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ा बताया गया। इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री के अनुसार 2001 में भारत सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा खालिदा जिया को मुबारकबाद देने ढाका गए थे। उन्होंने खालिदा के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात की और उनके सामने 2 पॉइंट्स रखे। एक कि बांग्लादेश की ज़मीन से नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, उसे आप रोक लीजिए, और दूसरा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। इन दोनों पॉइंट्स पर हालांकि कोई ध्यान दिया नहीं गया। खालिदा जिया के सत्ता में आने के तुरंत बाद जैसोर और भोला ज़िले में हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ, टारगेटेड अटैक्स। यह हमला जमाते इस्लामी पार्टी के मेंबर्स ने किया था जो खालिदा सरकार में शामिल थी। ये पार्टी भी पाकिस्तान समर्थक मानी जाती है। खालिदा जिया के शासन में ही नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को खूब बढ़ावा मिला। भारत ने तब अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में एक्टिव 148 उग्रवादी कैंप्स की लिस्ट भी बांग्लादेश सरकार को सौंपी थी, लेकिन उनकी तरफ से जवाब आया कि हमने चेक कर लिया, कोई कैंप मिल नहीं रहा है। अब सवाल ये कि BNP, जमात और ISI का 2009 के विद्रोह से क्या रिलेशन? अपनी किताब में अविनाश पालीवाल पिनाक चक्रवर्ती के हवाले से बताते हैं, खालिदा के शासन में जमात को खुली छूट थी, इसलिए जमात के कई लोग बांग्लादेश राइफल्स में बड़े ओहदों पर तैनात हो गए। चूंकि इनका पलड़ा पाकिस्तान और ISI की तरफ झुका हुआ था, ये शेख हसीना के खिलाफ थे। सलाहुद्दीन कादर चौधरी पर भी उस समय इल्ज़ाम लगा कि हसीना की सरकार गिराने के लिए जमात और BNP ने विद्रोह को बढ़ावा दिया। इसी कारण 2009 में जब विद्रोह शुरू हुआ, शेख हसीना को अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं था और उन्होंने सीधे हिंदुस्तान से मदद मांगी, यही इन्फॉर्म किया। और एक उनको जो लगा कि उनकी जिनके साथ में अच्छी रैपो है, वो भी बांग्ला भाषी, प्रणबदा भी बांग्ला भाषी, उनको कॉल किया। हसीना की ज़िंदगी को ख़तरा न हो, इसलिए इंडियन आर्मी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी तब तैयार किया था। आर्मी का प्लान 3 तरफ से बांग्लादेश में दाखिल होने का था। सबसे पहले ढाका के 2 एयरपोर्ट्स को सुरक्षित किया जाता। पहला हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट और दूसरा तेजगाम एयरपोर्ट, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का बेस भी था। पैराट्रूपर्स को खास इंस्ट्रक्शंस थे कि उनकी प्रायोरिटी शेख हसीना है, इसलिए सेना ने शेख हसीना के आवास गण भवन तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकालने की तैयारी भी की थी। अविनाश पालीवाल की किताब के अनुसार बाकायदा फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक को हथियार भी बांट दिए गए थे। अगर बांग्लादेश की सेना रेजिस्ट करती तब क्या होता? किताब में मेजर जनरल संधू बताते हैं, अगर लड़ाई की ज़रूरत होती तो रीइंफोर्समेंट के लिए हमारी पूरी की पूरी कोर तैयार थी, यानी लगभग 20 से 40 हज़ार सैनिक बांग्लादेश में दाखिल होने के लिए अलर्ट पर थे। किताब के अनुसार भारत की तरफ से बांग्लादेश के आर्मी चीफ मोइनुद्दीन अहमद को संदेश दे दिया गया था कि किसी हाल में शेख हसीना पर आंच नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। बांग्लादेश में मामला आर्मी वर्सेस पैरामिलिट्री का हो गया, लेकिन जनरल मोइनुद्दीन ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा हुआ तो भारतीय जवान बांग्लादेश में एंटर कर जाएंगे। अंत में हालांकि भारत के दखल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कह लीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको भी समझते हैं। अविनाश पालीवाल अपनी किताब में कुछ दिलचस्प बिंदुओं पर लाइट डालते हैं। पहले वो 3 बिंदु जान लेते हैं जिनके चलते भारत इस फुर्ती से आर्मी एक्शन के लिए तैयार हुआ था। पहला बिंदु कि नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी घटना हुई थी जिसमें पाकिस्तान का हाथ था। संभव था कि बांग्लादेश में विद्रोह के पीछे भी ISI का हाथ होता। दूसरा पॉइंट, ये उस टाइम पे एक अजम्पशन था। दूसरा पॉइंट, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति समाप्ति की ओर थी। ऐसे में भारत अपने पड़ोस में अशांति बढ़ने का खतरा नहीं उठाना चाहता था कि एक सिविल वॉर अभी खत्म हो रही है, दूसरी हमारे ईस्ट में चालू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये था कि मई 2009 में चुनाव होने वाले थे। ऐसे में बांग्लादेश में अगर मामला आगे बढ़ जाता, उससे राजनीतिक रूप से निपटना
मुश्किल होता। इन 3 कारणों के चलते ही भारत बांग्लादेश में हुई घटना पर तुरंत रिएक्शन देने को तैयार था। फौज भी तैयार थी। हालांकि अंत में आर्मी एक्शन की ज़रूरत पड़ी नहीं। बिना आर्मी एक्शन के सिर्फ डर दिखाने से भारत ने बांग्लादेश आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुंचा दिया। भारत के सहयोग की बदौलत ही शेख हसीना विद्रोह से निपटने में सफल रही। आर्मी अफसरों की गालियों के बीच उन्होंने विद्रोहियों का सामना किया। 5वें दिन आर्मी टैंक्स पिलखना में दाखिल हुए और 200 BDR जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश राइफल्स जितने ऑफिसर्स ने शेख हसीना के साथ बदतमीजी की थी उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया। जमात के प्रभाव को कम करने के लिए बाद में BDR को ही भंग करते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB की स्थापना हुई, जिसमें नए सिरे से अफसरों की भर्ती की गई। BGB बांग्लादेश की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करता है। इसी के साथ तारीख के इस एपिसोड को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।